नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप सबको हार्टिकल्चर की क्राप स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कुछ क्रापें नहीं हार्टिकल्चर का भी, हमने इसमें कुछ भी आप सबको ऑनलाइन अगर देखा जाए तो हमने कुछ नहीं अभी बताए हैं। तो आज से हम हार्टिकल्चर की क्राप स्टार्ट करेंगे। क्या हार्टिकल्चर की क्राप स्टार्ट करेंगे। तो हार्टिकल्चर में सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेबल। क्या देखते हैं? वेजिटेबल या सब्जी की क्राप। तो सब्जी भी हमें पढ़ना थोड़ा जरूरी है। उसमें भी हमारे कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं, चाहे हमारा कंपटीशन या बोर्ड पेपर किसी भी लेवल से सभी जगह पूछे जाते हैं। तो वेजिटेबल स्टार्ट करने से पहले हम आप सबको ये बता दें कि हमारा जो यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजेश मौर्य, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर आप बताइए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा, यानी आप सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो हम अगर देखते हैं कि सब्जी क्या वेजिटेबल क्रॉप, सबसे पहले हम पढ़ाएंगे क्या वेजिटेबल क्रॉप। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वेजिटेबल क्रॉप। हिंदी में बोला जाता है सब्जी वाली फसल। क्या बोला जाता है? सब्जी वाली फसल। वेजिटेबल क्रॉप से सब्जी वाली फसल। तो अगर वेजिटेबल हम पढ़ रहे हैं तो सब्जियों का अध्ययन हम किस में करते हैं, ये पहले देख लेते हैं कि सब्जियों का अध्ययन हम किस में करते हैं। सब्जियों का अध्ययन किस में किया जाता है? यानी द स्टडी ऑफ वेजिटेबल इज नोन एज या इज कॉल्ड, यानी सब्जियों का अध्ययन किस में किया जाता है? सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? ओलरीकल्चर। क्या कहा जाता है? ओलरीकल्चर कहा जाता है। ये ध्यान रखना। सब्जियों का अध्ययन किस में करते हैं, या सब्जियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओलरीकल्चर कहते हैं। अब आइए था कि ओलरीकल्चर किस भाषा का शब्द है? क्या ओलरीकल्चर किस भाषा का शब्द है? ओलरीकल्चर किस भाषा का शब्द है? अब यह महत्वपूर्ण आ जाता है कि हमारा जो ओलरीकल्चर वो किस भाषा का शब्द है। तो हमारा आ जाएगा लैटिन। लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड या लैटिन भाषा का शब्द। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि हमारा ओलरीकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो लैटिन भाषा का शब्द है। अब आता है कि विश्व में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस देश का है? व्हिच कंट्री हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, यानी विश्व में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस देश का है? विश्व में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस देश का है? तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि विश्व में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो कौन सा? हमारा चाइना, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? चीन। पहले स्थान पर अगर देखा जाता है तो चीन फर्स्ट, प्रथम स्थान। अब देख लेते हैं चीन का प्रथम स्थान, तो भारत के इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत का हमारा सेकंड स्थान है। भारत यानी इंडिया। भारत का हमारा द्वितीय यानी दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा, सेकंड प्लेस या द्वितीय स्थान है। तो ये ध्यान रखना कि विश्व में सबसे अधिक सब्जी क्या सॉरी यानी सब्जी का उत्पादन किस देश का? तो नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत। अब आ जाता है, ये तो हमने विश्व की बात कर लिया। अब देख लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस राज्य का है? भारत में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस राज्य का है?
किस राज्य का है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि अगर भारत में बात करते हैं, क्या भारत में कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन करता है, तो कौन सा हमारा राज्य हो जाएगा, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो ये ध्यान रखना कि भारत में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस राज्य का, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाता है, कोलकाता हो जाएगा। क्या, कोलकाता हो जाएगा। तो हम आप सबको जीएस का भी लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, हो सकता है कल आप सबको जीएस का एक लेक्चर जरूर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप मतलब अगर आजकल हम कोई भी पेपर देने जाते हैं तो उसमें जीएस का समझ लीजिए एक फिक्स पार्ट हो गया कि आपको जीएस पूछा ही पूछा जाएगा, यानी सामान्य ज्ञान जनरल स्टडी पूछा ही जाता है। तो इसीलिए हमें कोई भी अगर हमें पेपर बीट करना है या कंपटीशन क्वालिफाई करना है या कोई भी पेपर देना है तो हमें जीएस सामान्य ज्ञान पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं ऊपर से, वेजिटेबल्स सब्जी वाली फसल कि सब्जियों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड ओलरीकल्चर। क्या, ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर किस भाषा का शब्द, व्हिच वर्ड ऑफ ओलरीकल्चर, लैटिन भाषा का शब्द है। किसका, लैटिन भाषा का शब्द है। विश्व में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस देश का, चीन का। प्रथम स्थान चाइना का, सेकंड है भारत का। भारत में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस राज्य का, अब भारत में पूछ लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा। ये हो गया। अब आ जाता आगे हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सब्जियों की आवश्यकता है, प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सब्जियां लेना चाहिए, प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सब्जियां खानी चाहिए। प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सब्जियां या कितनी सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है, या प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सब्जियां लेनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि एक व्यक्ति को एक दिन में हमें कितनी सब्जियां खानी चाहिए, यानी एक दिन में हमें कितनी सब्जियां खानी चाहिए सुबह शाम मिला के, मतलब पूरे दिन भर में। तो कितने, 300 ग्राम, ये ध्यान रखना, 300 ग्राम प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन। प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन, ये आप जरूर ध्यान रखना कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सब्जियां लेनी चाहिए, यानी एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी सब्जियां लेनी चाहिए। तो 300 ग्राम लेनी चाहिए। कितने, 300 ग्राम लेनी चाहिए एक व्यक्ति को एक दिन में। कितना, 300 ग्राम लेनी चाहिए। अब आ जाता है कि 300 ग्राम अगर हम सब्जियां लेते हैं तो इनमें क्या क्या होना चाहिए, केवल आलू तो नहीं खा सकते ना 300 ग्राम, केवल टमाटर या केवल भिंडी, लौकी या जो भी, मतलब कोई भी हम 300 ग्राम एक सब्जी तो अकेले नहीं खा सकते, मतलब एक सब्जी केवल। अब उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो 300 ग्राम में हमारा रहेगा 125 ग्राम हरी पत्तीदार सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तीदार सब्जी। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि 125 ग्राम हरी पत्तीदार सब्जी और 100 ग्राम जड़ तथा कंद वाले, ट्यूबर एंड रूट्स वाली, जड़ तथा कंद, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर या रूट्स एंड ट्यूबर कर सकते हैं, होनी चाहिए। और 75 ग्राम 75 ग्राम अदर वेजिटेबल, यानी अन्य सब्जियां। तो ये आप जरूर इसको ध्यान रखना कि अगर हमें प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सब्जियां लेनी चाहिए, तो हमें 300 ग्राम
लेनी चाहिए। कितनी लेनी चाहिए? 300 ग्राम लेनी चाहिए, जिसमें 125 ग्राम हरी पत्तीदार सब्जी, जैसे हमारा पालक हो गया, बथुआ हो गया, ये सब क्या हरी पत्तीदार सब्जी हो गया, और 100 ग्राम हमारी जड़ और कंद वाली, मतलब जड़ जैसे हमारा क्या हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, और कंद जैसे ट्यूबर हो गया, क्या हुआ, अरे पोटैटो, सॉरी, क्या ट्यूबर या पोटैटो गया, पोटैटो हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूबर या कंद हो जाएगा, और 75 ग्राम अदर वेजिटेबल होना चाहिए, और 75 ग्राम अन्य सब्जियां होना चाहिए, जिनमें हम कुछ भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये इतना होगा कि हमें प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सब्जियां लेनी चाहिए, 300 ग्राम, जिसमें कितनी कितनी मात्रा किसकी होनी चाहिए। तो ये हो गया। और हम आगे देखते हैं, अब सब्जियों में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सोलेनेसी फैमिली। क्या सोलेनेसी? कुल से संबंधित जो हमारी मेजर क्रॉप, उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फैमिली है कुल रहेगा सोलेनेसी। फैमिली जिसे हम क्या कर सकते हैं, कुल या परिवार भी से कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुल या परिवार भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम सोलेनेसी कुल की सब्जियों की स्टार्ट करेंगे। क्या? सोलेनेसी। क्या हो जाएगा? सोलेनेसी। अब सोलेनेसी कुल में कौन कौन सी सब्जी आती है, इसको पहले हम देख लेते हैं। तो हमारे जैसे हो गया टमाटर, टमाटर, बैगन, मिर्च, आलू, ये हमारे सोलेनेसी कुल की 4 सब्जियां होती। क्या? सोलेनेसी कुल की 4। वैसे अगर आप तंबाकू देखते तो वो भी सोलेनेसी, लेकिन तो वो हमारे इससे अलग सब्जी नहीं है। तो सोलेनेसी कुल से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च और आलू हो जाए। क्या? टमाटर, बैगन, मिर्च और आलू। अब इसमें एक हम आप सबको ये बता दे रहे हैं कि इन तीनों में जो गुणसूत्र की संख्या होती, क्रोमोसोम नंबर, क्या? क्रोमोसोम नंबर, जैसे हिंदी क्रोमोसोम नंबर, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र संख्या। अब इन सभी में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, ये 3, टमाटर, बैगन और मिर्च, इन सभी में जो 2n, जिसे हम 2n से डिनोट करते हैं, तो 2n इक्वल टू होता है 24। ये ध्यान रखना। इन मेजर जो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम आप सबको बता रहे हैं। टमाटर, बैगन और मिर्च, इनमें गुणसूत्र की संख्या, जिसे क्रोमोसोम नंबर बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, और इसे 2n से डिनोट किया जाता है। इन सभी में गुणसूत्र की संख्या 24 होता है। अगर हम यहाँ पोटैटो का देख लेते हैं, किसका? पोटैटो यानी आलू, तो इसमें 2n इक्वल टू होता है 48। ये ध्यान रखना, इसमें 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। टमाटर, बैगन और मिर्च में गुणसूत्र की संख्या 24 होता है। तो ये एक समझ लीजिए, कभी कभी पूछा जा सकता है हमसे, एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था सीएससी में, इन्हें प्रैक्टिकल जब चल रहा था कि 4 सोलेनेसी कुल के सब्जियों के नाम बताइए, तो यही चारों हैं, टमाटर, बैगन, मिर्च और आलू। ये किससे? सोलेनेसी कुल से, लेकिन तो क्या सब्जी के अंतर्गत आती है। किससे? सब्जी के अंतर्गत आती है। तो इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोमेटो कल्टीवेशन, यानी टमाटर की खेती। टोमेटो कल्टीवेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? टमाटर की खेती। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, टोमेटो कल्टीवेशन या उसे हम क्या कहते हैं? टमाटर की खेती। तो पहले हम क्रॉप स्टार्ट करेंगे टोमेटो। क्या? टोमेटो या टमाटर की खेती। अब सबसे पहले इसका हम देखते हैं बोटेनिकल नेम।
बोटेनिकल नेम, जैसे हिंदी में बोलते हो वानस्पतिक नाम। हिंदी में क्या बोला जाता है? वानस्पतिक नाम। अब इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ये ध्यान रखना। तो टमाटर का बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है इसकी फैमिली या कुल, इसे इंग्लिश में फैमिली बोलते हैं, हिंदी में इसे हम कुल भी कह सकते हैं या परिवार भी कहा जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? परिवार भी कहा जा सकता है। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो फैमिली या कुल हमारा हो जाएगा सोलेनेसी, इसको हम हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं सोलेनेसी। क्या हो जाएगा? सोलेनेसी हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आगे आ जाता है ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान। ओरिजिन प्लेस, इसे हम कह सकते हैं नेटिव प्लेस भी। क्या कहा जा सकता है? नेटिव प्लेस भी हम कह सकते हैं। तो ओरिजिन प्लेस मतलब उत्पत्ति स्थान, नेटिव प्लेस मतलब मूल स्थान। यानी पूछेंगे तो क्या तरीका क्या वाला लगा, आंसर दोनों का सेम होगा। तो ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान हमारा हो जाएगा, इसे साउथ अमेरिका या पेरू होता है। क्या होता है? साउथ अमेरिका या पेरू। अमेरिका जिसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, या क्वेश्चन में से लिख सकते हैं पेरू, पेरू। तो यहां जरूर ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब इतना हो गया। अब आ जाता है क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या। तो हमने आप सबको पहले ही बता दिया गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी होती है? 24। लेकिन तो एक बार और बता रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम नंबर जिसे हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र संख्या। क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या। अब क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी होती है ये भी हमें बताना जरूरी है। कितना होता है? 24, जिसे हम 2n से डिनोट करते हैं। 2n इक्वल टू कितना होता है? 24 या 24 होता है। कितना? 24 या 24 होता है। तो ये आप सबको समझ लीजिए, बेसिक से 0 लेवल से बता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आप इसको पढ़ लेते तो हमें लगता है बहुत आपका अच्छा नॉलेज काफी अच्छा हो जाएगा। तो बोटेनिकल लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, फैमिली या कुल सोलेनेसी हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस साउथ अमेरिका या पेरू हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 या 24 हो जाएगा। इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आता है टोमेटो इज कॉल्ड, टमाटर को क्या कहा जाता है? यह भी महत्वपूर्ण बनता है। टोमेटो इज कॉल्ड यानी टमाटर को कहा जाता है। टोमेटो इज कॉल्ड यानी टमाटर को क्या कहा जाता है? टोमेटो इज कॉल्ड यानी टमाटर को कहा जाता है। तो टमाटर को क्या कहा जाता है? पुअर मैन्स ऑफ ऑरेंज, गरीबों का संतरा या बिलायती बैगन के नाम से जाना चाहिए। ये ध्यान रखना, गरीबों का संतरा या
विलायती बैगन के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना। टमाटर को क्या कहा जाता है? पुअर मैन्स ऑफ ऑरेंज या विलायती ब्रिंजल। इंग्लिश भी बता रहे हैं, हमने हिंदी में लिख दिया। क्या कहा जाता है? पुअर मैन्स ऑफ ऑरेंज या विलायती बैगन के नाम से जाना जाता है। इतना हो गया। अब टमाटर को क्या और एक माना जाता है? टोमेटो इज रेफर्ड मतलब उल्लेखित किया जाता है या माना जाता है प्रोटेक्टिव फूड यानी संरक्षित भोजन के रूप में भी इसे माना जाता है। टमाटर को माना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव, क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड। टोमेटो इज रिफर्ड यानी टमाटर उल्लेखित करता है, रिफर्ड से मतलब उल्लेखित करता है, तो प्रोटेक्टिव फूड जिसे हम क्या कहते हैं? संरक्षित भोजन। प्रोटेक्टिव फूड यानी संरक्षित भोजन के रूप में इसे माना जाता है। ये आप जरूर ध्यान रखना। अब इतना टाइप ऑफ फ्रूट यानी फल का प्रकार। टाइप ऑफ फ्रूट यानी फल का प्रकार क्या होता है? तो बेरी होता है। क्या होता है? बेरी। ये आप ध्यान रखना। टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार क्या होता है? बेरी होता है। अब आज तक कि भारत में टमाटर की खेती कब प्रारंभ की गई थी? भारत में जो होता है टमाटर की खेती कब प्रारंभ की गई थी? तो इसको भी देख लेते हैं। भारत में टमाटर की खेती कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में जो टमाटर की खेती शुरुआत की गई थी पहली बार 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी में। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। भारत में टमाटर की खेती कब प्रारंभ की गई थी? 16वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई थी। अब ये तक टमाटर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है या कौन सी विटामिन टमाटर में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? टमाटर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो किस विटामिन का अच्छा स्रोत? विटामिन सी। अगर देखा जाए तो उसमें और विटामिन पाई जाती है, ए और बी, वो भी पाई जाता है, लेकिन तो सबसे अच्छा स्रोत किसका माना जाता है? विटामिन सी का। विटामिन सी। और भी विटामिन ले लेना, ए एंड बी, ये भी पाई जाता है, लेकिन तो सबसे अच्छा स्रोत किसका होता है? विटामिन सी का होता है। अब विटामिन सी का हम यहाँ रासायनिक केमिकल नेम देख लेते हैं, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये ध्यान रखना। एक का इसका हमने केमिकल नेम भी नीचे लिख दिया है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसके कमी से कौन सा स्कर्वी रोग होता है? कौन सा स्कर्वी रोग होता है? इसको हम नोट कर लीजिए, इतना हम आप सबको बता दे रहे हैं। इसके साथ ए और बी भी विटामिन पाई, लेकिन तो सबसे अच्छा या सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो इतना आप हो गया। टमाटर को क्या कहा जाता है? पोरमेंस ऑफ ऑरेंज, गरीबों का संतरा और विलायती बैगन के नाम से जाना जाता है। टमाटर को माना जाता है या उल्लेखित करता है, टमाटर इज रेफर्ड, टमाटर को उल्लेखित किया जाता है प्रोटेक्टिव फूड या संरक्षित भोजन के रूप में। टाइप ऑफ फ्रूट, फल का प्रकार क्या होता है? तो बेरी होता है।
भारत में टमाटर की खेती कब प्रारंभ की गई? तो 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी में। टमाटर किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है? विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाए। इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अब हम आगे देखते हैं। अब टमाटर के अंकुरण के लिए जो होता है, इसके बीज के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? टमाटर के बीज के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान। बीज के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान। अब मतलब टमाटर की अगर खेती कर रहे हैं, क्या कल्टीवेशन या खेती करते हैं, तो अगर हम बीज की बुआई करते हैं, क्या नर्सरी डालते हैं, तो उसके अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप जरूर ध्यान रखना। कितना होना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी इसके सीड जर्मिनेशन के लिए। अब ये हो गया। अब यह तो टमाटर के पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? टमाटर के पौधों की वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो आप इसको जरूर ध्यान रखना कि टमाटर के पौधों की वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त तापमान, यानी इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस समय इसका तापमान कितना होना चाहिए? 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप जरूर ध्यान रखना। कितना होना चाहिए? 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अब यह था सॉइल। कौन से भूमि इसकी होनी चाहिए? सॉइल या मृदा? सॉइल या मृदा, यानी टमाटर की खेती के लिए कौन सी भूमि जो होता है उपयुक्त मानी जाती है? तो सैंडी लोम या लोम? सैंडी लोम या लोम, जिसे हम क्या कहते हैं? बलुई दोमट या दोमट। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि टमाटर की खेती के लिए कौन सी भूमि जो होता है अच्छी मानी जाती है, कौन सी भूमि अच्छी होती है? तो सैंडी लोम या लोम, बलुई दोमट या दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब यह था पीएच, जिसे हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच कितना होना चाहिए खेती के लिए? तो 6 से 7.5, ये ध्यान रखना। अब पीएच किसका? तो सॉइल या भूमि का पीएच मान माना जाता है। किसका पीएच मान? सॉइल या भूमि का पीएच मान होता है। तो ये कहता है हमारा टमाटर की खेती या कल्टीवेशन था, ठीक है। तो हमने आप सबको आज जो लेक्चर बताया, यानी जो हम वेजिटेबल क्रॉप स्टार्ट किए, इसको आप जरूर बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा।
और हमने जो बताया इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से अच्छे से तैयार करिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।